श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार एसटीईटी के बारे में बात करने वाले हैं। आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में नई जानकारी भी देखने वाले हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं नियमावली में बड़ा बदलाव, जो कि नियमावली 2020 में ही इसका जिक्र है, तो ये भी देखेंगे। इसके अलावा नई जानकारी, नए महत्वपूर्ण बिंदु को भी देखने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहें। उसके बाद इस वीडियो में चयन सूची में 5 गुना अभ्यर्थी शामिल होंगे, उसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद सेंट्रलाइज्ड और ऑनलाइन बहाली का प्रारूप भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद शिक्षा मंत्री द्वारा वेब पोर्टल का उद्घाटन जो पिछले कई दिन पहले हो चुके हैं, और इससे अनुमान लगाया जा सकता है और सेंट्रलाइज्ड और ऑनलाइन बहाली के संकेत, जैसे कि आप लोग शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव, उनके माध्यम से भी यह जानकारी मिल चुकी होगी। तो ये सभी बातें यह निकलकर सामने आ चुकी हैं। अब आगे बात करते हैं जो कि नए अपडेट हैं और नए जानकारी को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बातें देख लेते हैं जो कि पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जो कि बहुत दिन पहले का वीडियो है, इसमें कर चुके हैं। आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं जाकर, और यहाँ पर देखेंगे तो पाएंगे कि 5 गुना अभ्यर्थी को मेधा सूची में शामिल करने की बात कही गई। यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम भी होगा और काउंसलिंग का भी, तो आप लोग ये सभी बातें जानते हैं। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि मेरिट कम चॉइस का आधार पर ही रिक्त पदों को परामर्श अर्थात काउंसलिंग के द्वारा भरा जाएगा। तो मेरिट कम चॉइस के आधार पर ये सभी बातें आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद मेरिट कम चॉइस, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सेंट्रलाइज्ड और ऑनलाइन बहाली में भी मेरिट कम चॉइस का ऑप्शन होगा, तो इस पर भी बात करने वाले हैं, इसीलिए इन बातों को भी ख्याल रखें। मेरिट कम चॉइस, तो काउंसलिंग की भी बात ख्याल रखें, मेरिट कम चॉइस भी, दो महत्वपूर्ण पॉइंट को याद रखें। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि यह बातें की गई है कि फोटो युक्त जो कि नियुक्ति पत्र जो मिलेगा वो फोटो युक्त मिलेगा, और रिक्त पद जितने पद हैं उतने चयनित का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा और उसको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो जी 5 गुना अभ्यर्थी को तो शामिल किया जाएगा, और जितने पद हैं उसको पहले काउंसलिंग के द्वारा दिया जाएगा, उसके बाद फिर खाली होता है तो फिर ऐसे करके बहाली प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ऐसे में बात कर लेते हैं कि जो 5 गुना अभ्यर्थी शामिल होंगे तो उसमें कितना साल, तो ये भी बातें आप लोग देख सकते हैं नियमावली में जाकर, तो इस पर नहीं बात किए हैं इस वीडियो में कितने साल का रहेगा जो चयन सूची में शामिल अभ्यर्थी के लिए, कितने पैनल का कितने साल के लिए वैलिड है, वो देख सकते हैं नियमावली में जाकर। अब आगे बात कर लेते हैं फोटो युक्त, तीसरा पॉइंट याद रखें। उसके बाद 4th पॉइंट ये है कि 21 दिनों के अंदर आप लोगों को ज्वाइनिंग लेना होगा, विद्यालय में योगदान लेना होगा। उसके बाद आप लोग विद्यालय में जो प्रधानाध्यापक होंगे उससे योगदान के लिए स्वीकृत करवाने होंगे। इसके लिए आपको आवेदन लिखना होगा और उसके बाद स्वीकृत प्रधानाध्यापक लिख देंगे तो उससे हो जाएगा सत्यापित। और इसके लिए आपको मूल प्रमाण पत्र, जैसे कि अंतिम में जैसे कि आप लोग मूल प्रमाण पत्र जो डिग्री लेते हैं, तो ये सभी मूल प्रमाण पत्र प्रधानाध्यापक को दिखाना पड़ता है। तो इन सभी बातों पर भी अगले वीडियो में भी बात करेंगे। वैसे इस वीडियो में बता दिए हैं कि आपको क्या क्या करना होगा प्रधानाध्यापक के लिए। आप लोग चाहेंगे तो एप्लीकेशन के बारे में भी बता सकते हैं, क्या क्या एप्लीकेशन में स्वीकृत करवाने के लिए लिखना पड़ेगा। इन सभी बातों को आप लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग जानते भी होंगे, कई का सिलेक्शन भी हुआ होगा। तो ये सभी बातें हैं, हाई स्कूल से पहले भी हो चुका होगा कई का सिलेक्शन, 6ठे चरण में भी। तो ये सभी बातें निकलकर सामने आती है। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि योगदान के समय संबंधित अभ्यर्थियों के, तो यहाँ पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट 6ठे चरण में हो या फिर 5th चरण की बात करते हैं, या फिर उससे पहले भी चयन हो चुका होगा बहुत सारे अभ्यर्थियों का, और सिर्फ उनका मतलब हाई स्कूल के टीचर बनना चाहते होंगे, तो वे सभी इन सभी बातों को जानते होंगे। और जो नए अभ्यर्थी हैं वे इन सभी बातों को नहीं जानते हैं, तो उनके लिए यदि आप लोग चाहते हैं तो वीडियो बना सकते हैं। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट की, तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको जमा करना पड़ेगा, और अपने ज़िले तो समझ सकते हैं ज़िले में से बना सकते हैं। उसके अलावा और कुछ बात कही गई है उसे भी देख लेते हैं। जिला के सक्षम पुलिस पदाधिकारी के स्तर से चयनित प्रमाण पत्र की भी बात कही गई है। तो ये भी बातें निकलकर सामने आती है कि आपको मेडिकल के साथ साथ हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लग सकता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, यहाँ पर ये भी बातें निकलकर सामने आती है कि जो कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है उसे आप लोग देख सकते हैं 15 पॉइंट, तो इसे पढ़ेंगे आप लोग, तो पढ़ लिए होंगे। तो यहाँ पर वेब पोर्टल के बारे में बताया गया, सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर भी आप लोग समझ सकते हैं कि
नियुक्ति प्रक्रिया में चेंज की बात यहाँ पर कही गई है। तो नियुक्ति में अर्थात नियमावली में बदलाव की बात यहाँ से भी सामने आती है। तो नियुक्ति की प्रक्रिया को अभ्यर्थियों के अनुकूल बनाने के लिए हो सकता है बदलाव किया जा सकता है। तो ये भी बातें निकल कर सामने आ चुकी है। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे होने वाला है। आपको मेरिट कम चॉइस याद रखना है, काउंसलिंग की बात याद रखनी है, उसके बाद फोटो युक्त पहचान पत्र और जितने रिक्त पद हैं उसको पहले काउंसलिंग में मौका दिया जाएगा, तो उसके बाद फिर खाली होता है तो फिर मौका दिया जाएगा। तो ऐसी बातें हैं। उसके बाद आपको ये भी बातें याद रखनी हो कि वेब पोर्टल अर्थात सेंट्रलाइज और ऑनलाइन बहाली की बात नियमावली से ही सामने आती है। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती है। प्रमाण पत्रों की जाँच होगी, तो उसके बाद 5 गुना अभ्यर्थी को चयन सूची में शामिल किया जाएगा। तो ये सभी बातें आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद देख लेते हैं सेंट्रलाइज्ड और ऑनलाइन बहाली का प्रारूप कैसा होगा। अब सेंट्रलाइज्ड और ऑनलाइन बहाली प्रक्रिया के प्रारूप के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप लोग ये फिगर देख रहे होंगे, जब वेब पोर्टल का निर्माण होगा अर्थात बनकर तैयार हो जाएगा तो सभी अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई के लिए अर्थात सभी जिले के अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे एक ही जगह। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि अप्लाई करने के लिए यह कहा जाए कि आप STET का एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ ये सभी जैसे कि पासवर्ड जैसे होगा उस, या फिर रोल नंबर पासवर्ड, एप्लीकेशन नंबर रोल नंबर पासवर्ड ये सभी से खुलने की बात कही जाए। और इससे यह होगा कि सभी डाटा जो कि STET में अप्लाई किए थे उसमें जो डेटा भरे थे सभी डेटा ऑटोमेटिक फिल हो जाएं। तो ये ऑप्शन दिया जाए जो कि उचित विकल्प है और इससे फर्जीवाड़ा कम हो सकता है। तो यह देखा जाएगा सरकार शिक्षा विभाग का फैसला क्या होता है और उसके लिए यह ही उचित विकल्प है। तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा और अदर जो ऑप्शन होंगे उसको भरना होगा, अदर डिटेल्स भरना होगा। उसके अलावा जितने डिटेल्स होंगे, जैसे कि बात करें कि डिस्ट्रिक्ट चॉइस का ऑप्शन, उसी तरह से और भी डिटेल्स होंगे जो कि आप STET के एप्लीकेशन में नहीं भरे होंगे। तो डिस्ट्रिक्ट चॉइस का ऑप्शन भरने का ऑप्शन दिया जाए। तो चॉइस में एक ही डिस्ट्रिक्ट का चॉइस नहीं दिया जाता है क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट का चॉइस दिया जाता है, जिससे जैसा कि देखा जाता है आप IBPS के एग्ज़ाम में देखे होंगे सभी जितने भी बैंक हैं सभी का चॉइस दिया गया था और दिया जाता भी है। उसी तरह से आप लोग देखे होंगे कि MTS के एग्ज़ाम जैसे SSC MTS का एग्ज़ाम होता है वहाँ पर सभी राज्य का ऑप्शन दिया जाता है। आप पहले नंबर पर कौन सा राज्य पसंद करते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, दूसरे स्थान पर कौन सा, तीसरे स्थान पर कौन सा। उसी तरह से यहाँ पर दिया जाए कि पहले स्थान पर आप किस जिले में जॉब करना पसंद करते हैं, सेकेंड स्थान पर क्या। तो इस तरह से सभी जिले का ऑप्शन दिया जाए तो यही उचित विकल्प भी है। इससे आसानी होगी। काउंसलिंग भी ऐसा ही होना चाहिए, काउंसलिंग में ऐसी बात होनी चाहिए। तो यही एक अपडेट है, तो ये दिया जाना चाहिए। उसके अलावा बात करते हैं कि और भी नए डिटेल्स भरने का ऑप्शन दिया जाए जो कि उचित हो एप्लीकेशन में। अब आगे बात कर लेते हैं इतिहास रचने की। तो इतिहास तो ऑनलाइन एग्ज़ाम लेकर तो BSEB तो रच चुका है। यह बातें तो सही है कि शिक्षक का एग्ज़ाम पहली बार हुआ था, TET का एग्ज़ाम ऑनलाइन, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पहली बार एग्ज़ाम था ऑनलाइन। तो ये बात तो सही है। उसके बाद इस बार आप लोग देखते होंगे कि CTET में भी अब ऑनलाइन एग्ज़ाम होने की बात सामने आई है। इससे पहले बिहार में हो चुका है और पहली बार एग्ज़ाम के बावजूद भी आप देखेंगे रिजल्ट जब 12 जो मार्च को रिजल्ट आया उस अनुसार से तो ठीक ठाक था। उसके बाद आप देखेंगे 21 जून का जो रिजल्ट आया उसके बाद उसमें देखेंगे कि जितने क्वालिफाइड का और अपीयरिंग का परसेंटेज अर्थात परसेंटेज रिजल्ट देखेंगे क्वालिफाइड और अपीयरिंग के अनुसार परसेंटेज रिजल्ट देखेंगे तो सबसे अधिक रिजल्ट काफ़ी रिजल्ट देखने को मिला है। परसेंटेज काफ़ी अधिक गया है, 50% ओवरऑल लगभग मान सकते हैं। और ओवरऑल की बात करें तो छोड़ दीजिए, सबसे पहले विषय के अनुसार बात करें तो देखने को मिला ही है कि बात करें तो उर्दू में सबसे अधिक रिजल्ट हुआ है, लगभग 79-80% के करीब रिजल्ट हुआ है। उसके बाद बात करते हैं सभी विषय में 60% से अधिक रिजल्ट देखने को मिला है। कुछ विषय जैसे कि गणित को छोड़ दिया जाए, उसका साइंस को छोड़ दिया जाए, तो कुछ विषय ऐसे हैं जिसको छोड़ दिया जाए। और सोशल साइंस में भी उतना अधिक रिजल्ट तो नहीं देखने को मिला है। परसेंटेज की हिसाब से बात करें तो 40% ही रिजल्ट हुआ है और बाकी विषय में तो रिजल्ट की भरमार लग चुकी है, 60% से अधिक रिजल्ट है। ऑनलाइन एग्जाम पहली बार होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट है। और इस बार सुनते थे कि क्वेश्चन पेपर का लेवल भी बढ़ गया था। तो उसके अलावा भी इतने सब कुछ होने के बावजूद भी बहुत सारे अभ्यर्थी पास किए हैं।
क्वालिफाइड हो गए हैं, परसेंटेज के हिसाब से बात कर रहे हैं। वैसे तो विद्यालयों की संख्या की बात करें और रिक्तियों की संख्या काफ़ी अधिक हो जाती है, विद्यालयों की संख्या को देखते हुए रिक्तियों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। तो उस अनुसार से बात करें तो क्वालिफाइड की संख्या तो कम ही है, जितना भी पास किया फिर भी, लेकिन परसेंटेज के अनुसार बात करें, परसेंटेज रिजल्ट के अनुसार तो काफ़ी अधिक अभ्यर्थी पास किए हैं इसमें। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती हैं। अब दोबारा इतिहास रच चुका है, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो दोबारा इतिहास तो रच चुका है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि 12 मार्च को रिजल्ट आया था 24,599, और उस दिन न ही कट ऑफ की बात कही गई थी और न ही आप लोग जानते हैं मेरिट लिस्ट का जिक्र था, कोई कुछ जिक्र नहीं था। और उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट भी नहीं जारी हुआ था। उसके बाद RTI का कोई रिप्लाई नहीं आता है, बहुत दिनों तक रिप्लाई तो आता ही नहीं है, और आया भी है तो सूचना उपलब्ध नहीं है ऐसे करके, संधारित नहीं है ऐसे करके रिप्लाई आता है। उसके बाद ये सभी बातें तो हो जाती है। उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि बहुत दिनों के बाद आप लोग इधर देखे होंगे कि कुछ रिप्लाई, तो इस पर ज़्यादा नहीं बात करेंगे, क्योंकि उसमें विज्ञापन में ही वर्णित है कि 30 दिनों तक में ही सूचना प्राप्त किया जा सकता है। तो ये सभी बातें दिया गया है कि विज्ञापन में कुछ ऐसा ही है, जो कि पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं और आगे आने वाले वीडियो में भी बता देंगे, जो कि विस्तृत जानकारी है। सो उसके बाद इस अनुसार से भी आप लोग समझ सकते हैं कि तो ये भी एक तरह से, और उस दिन कहा गया था कि नौकरी पक्की समझी जाए, और सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की तो लोग समझेंगे ही। बात तो सही है कि आप ऐसे कैसे अंधकार में रख सकते हैं अभ्यर्थियों को, किसी की भावनाओं को कैसे ठेस पहुंचा सकते हैं, और आपके पास इतने विद्यालयों की संख्या है और रिक्तियों की संख्या काफ़ी अधिक है, तो नौकरी पक्की करने में क्या दिक्कत है? नौकरी पक्की किया जाए रिक्तियों की संख्या को बढ़ाकर। तो ऐसे में इतिहास तो एक तरह से यह भी कहा जा सकता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि, और इसके बाद कहा गया है कि सेंट्रलाइज्ड और ऑनलाइन बहाली करके तीसरा इतिहास कहा जा सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं कि सेंट्रलाइज्ड और ऑनलाइन बहाली के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो फ़ायदे में देख लेते हैं सबसे पहले कि अब एक कैंडिडेट को कई जगह अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है, और बात कर लेते हैं कि आप घर बैठे ही अप्लाई कर देंगे। इससे समय की बचत होगी और एक्सपेंसिव भी नहीं होगा। उसके बाद फेज चरण में कमी आएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग भी कम होगा, और बात कर लेते हैं फर्जीवाड़ा पर लगाम लगेगा। जी बिल्कुल सही बात है कि यदि डिटेल्स सेम दिया जाए कि वही डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल हो जाए, तो ऐसे में फर्जीवाड़ा कम हो सकता है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई में सभी डिटेल्स डेटाबेस में रहेगा। तो ये भी बात है कि डेटाबेस में रहेगा, और ऐसे में तो ये भी हो सकता है कि STET का जो ऑनलाइन अप्लाई होता है तो वो भी डेटाबेस में रहेगा, तो इससे भी फायदा हो सकता है स्कैन कर सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़े, तो ये भी हो सकता है। उसके बाद फायदे के साथ साथ तो कुछ न कुछ बात करें तो नुकसान की भी बात होती है, तो ये सभी बातों पर बात नहीं करने वाले हैं इस वीडियो में। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि पहले कैसे होता था चयन प्रक्रिया। तो पहले में ये होता था कि आपको नोटिफिकेशन निकलता था, तो नोटिफिकेशन इस बार भी निकलने की उम्मीद तो होगी ही, नोटिफिकेशन निकलेगा ही, और उसमें कैटेगरी वाइज अर्थात कोटिवार विषयवार वैकेंसी डिटेल्स का विवरण उपलब्ध होगा, और सभी ज़िले के वेबसाइट पर होता था। इस बार ऐसा होगा कि सभी ज़िले का एक साथ ही निकले, जैसा कि आप लोग देखे होंगे सभी जगह सभी एग्ज़ाम में जैसे देखते हैं वैसा ही होगा। उसके बाद आगे देख सकते हैं आप लोग कि पुराना प्रक्रिया में ये था कि आप आवेदन को पूर्ण रूप से भरकर फ़ोटो चिपका कर स्पीड पोस्ट या फिर हाथों हाथ जमा करते थे, तो ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। और ये बातें हैं कि नया प्रक्रिया में या तो ये भी हो सकता है कि आप ज़िले के वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करेंगे, सभी ज़िले के वेबसाइट पर, तो ये सब काम कठिन है। उससे अच्छा था कि जो बातें पहले कर चुके हैं सेंट्रलाइज्ड और ऑनलाइन में जैसा कि होना चाहिए वो बातें कर लिए हैं कि वैकेंसी डिटेल्स, और ये सभी बातें तो सेम होगी कि एक ही साथ नोटिफिकेशन आएगा वैकेंसी डिटेल्स अर्थात सब्जेक्ट, ये सभी के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद बात कर लिए थे कि आपको ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, जितने भी डिटेल्स रहेंगे सभी ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे इसमें सेंट्रलाइज्ड और ऑनलाइन बहाली में। तो ये ऑप्शन दिया जा सकता है, या फिर ऐसे भी अप्लाई हो तो देखा जाएगा कैसा होता है, या फिर पुरानी प्रक्रिया देखिए क्या होता है, देखने वाला बात है, समय बताएगा। देख सकते हैं आप लोग मेरिट लिस्ट का जारी करना, तो ये भी उसके बाद तो मेरिट लिस्ट का जारी तो इसमें भी होगा, काउंसलिंग की बात होगी, तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अर्थात चयन सूची में 5 गुना अभ्यर्थी शामिल होने की बात आई है, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, तो ये सभी बातें हैं। और उसके बाद डाक द्वारा कुल पद के बराबर मेधा सूची में आए अभ्यर्थियों को तो नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, फोटो युक्त दिया जाएगा, तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती है। कैंप के द्वारा पहले होता था, तो ये सभी बातें अब सामने आएगी।
अब कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन यह निकलता है कि पहले सभी जिले के ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन निकलता था। एक कैंडिडेट कई जगह जाकर हाथों हाथ डाक से अप्लाई करते थे, जिससे पहले की प्रक्रिया में एक कैंडिडेट का कई जगह मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता था, जबकि ज्वाइन एक ही जगह करने से प्रोसेस डिले होता था। जी बिल्कुल सही बात है। काउंसलिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे काउंसलिंग हो जाता है। ऐसे में कई चरणों में भी बहाली प्रक्रिया चलते रहता था। तो ये भी बात है, कई चरण भी हो जाते हैं क्योंकि बैकलॉग अगले चरण में चले जाते हैं। तो ये सभी बातें हैं। तो एक्सपेंसिव, खर्च भी ज़्यादा, ये भी देख लिए हैं, डाक से या हाथों हाथ, तो उसके बाद समय कई वर्ष लग जाते हैं। तो ये सभी बातें आती है सामने निकल कर। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि अब डिजिटल इंडिया की बात होती है तो ऐसे में सेंट्रलाइज्ड, केंद्रीयकृत और ऑनलाइन होना चाहिए। तो जी बिल्कुल सही बात है, ऑनलाइन होना ही चाहिए। आखिर आप लोग देख सकते हैं, तो ये सभी देख सकते हैं। अब देखिए आगे, क्या बहाली प्रक्रिया सेंट्रलाइज्ड और ऑनलाइन कर दोबारा इतिहास रचा जाएगा दोबारा, या इसको आप लोग तीसरा मान सकते हैं। उसको आगे देख लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट का चॉइस मिलेगा या नहीं। उसका थर्ड देख सकते हैं आप लोग, डिस्ट्रिक्ट चॉइस आखिर कितने ज़िले, तो सभी ज़िले का ऑप्शन होना चाहिए। जी चॉइस तो डिस्ट्रिक्ट चॉइस का तो ऑप्शन होना ही चाहिए। तो ठीक है, शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार चैनल।